तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो स्टार ऑरिजिन कॉन्टिनेंट के नेक्स्ट इन नोवेल के चैप्टर नंबर 299 में आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड में हम लोग देखने वाले कि कैसे लूफिन उस ह्यूआनटिन बंदे से फाइट करके भाग पाता है। मतलब लूफिन की पावर्स काफ़ी ज़्यादा कम है उस परफेक्शन लेवल्स के सामने। तो क्या लूफिन सच में अपने आप को बचाकर वहाँ पे सक्सेसफुली निकाल पाता है या फिर नहीं, यही हम लोग इस एपिसोड में देखने वाले हैं। और इसके अलावा आपके इतने प्यारे कमेंट्स का दिल से शुक्रिया। तो चलो चैप्टर पे आते हैं। तो जैसा कि अभी तक हमने पिछले एपिसोड में देखा कि वहां पर लूफिन पे अटैक हो चुका था। लूफिन के पास इतना भी टाइम नहीं होता कि वो उस ह्यूआनटिन के पावर्स को डॉज कर सके और दिखा देता है बूम, एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिसको कि लूफिन पूरी स्ट्रेंथ से रोकने की कोशिश करने लगता है। मतलब लूफिन जान चुका था कि वो इसको रोक नहीं सकता, मतलब रोक भी नहीं सकता और साथ में इसको डॉज भी नहीं कर सकता क्योंकि परफेक्शन लेवल वाले बीस्ट की स्पीड काफी ज्यादा होती है। अब लूफिन पूरी स्ट्रेंथ लगा उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी ह्यूआनटिन लीडर के इस मैसिव फॉर्म के सामने लूफिन एक बच्चे की तरह था, वो उसके अंदर पीस जाता है। अब यहाँ पे लूफिन निकलने की कोशिश किया था, ऐसा नहीं था कि वो वहां पे रुककर तमाशा देख रहा था, वो निकलने की कोशिश की थी। जहां पे वो थोड़ा सा कामयाब भी हो जाता है, वो उसके पैरों के नीचे तो नहीं आता लेकिन उससे थोड़ा सा टच हो जाता है, एक हल्का सा टच। ये इतना ज्यादा इमेंस होता है कि लूफिन की पूरी बॉडी ही समझ लो कांपने लग जाती है। अब लूफिन की जो एनर्जी रिजर्व थी इस क्लोन के अंदर उसके फ्लॉलेस डिवाइन बॉडीज की 1000 टाइम जितनी होती है, जो कि उतना ज्यादा तो नहीं होता लेकिन फिर भी काफी ज्यादा होता है। साथ में लूफिन के पास अभी इमॉर्टल हार्ट भी मौजूद थी, जिसके कारण उसकी जो डिफेंसिव एबिलिटी थी ना वो आसमान तक चली गई थी। यहाँ पे ये सीक्रेट जो कि इमॉर्टल हार्ट है वो मेयरली लूफिन के पावर को एम्पलीफाई करता है, साथ में उसके एट्रीब्यूट्स को सेवरल टाइम्स तक बढ़ा देता है, जो कि किसी सेमी हाई ग्रेड ह्यूमन लेवल ट्रेजर्स की जितनी होती है। मतलब जितनी पावर्स ये बूस्ट करता है उतनी इमॉर्टल हार्ट बूस्ट करती है। लेकिन जो लूफिन की असली स्ट्रेंथ होती है ना वो उसके एसेंस में होती है। अब देखो इसका नाम ही इमॉर्टल हार्ट है, जो कि आपको इमॉर्टैलिटी की तरफ ले जाती है। और इसका क्या मतलब है ये तो आपको अंत के एपिसोड में आते आते पता चल जाए कि आखिरकार इस इमॉर्टल हार्ट का ट्रू यूज है क्या। लूफिन ऐसे ही तो ना इसको अपने लिए एक सीक्रेट ट्रेस बनाकर रखा होता है। अब देखो जो ट्रेजर होता है ना इमॉर्टल हार्ट, उसके अंदर लाइफ एंड डिस्ट्रक्शंस की मिस्ट्रीज कूट कूट कर भरी गई होती है। इसकी जो सर्वाइवल एबिलिटीज होती है ना वो काफी ज्यादा हो जाती है। और ये लूफिन के समझ लो एक फाइटिंग के टेक्निक्स को एम्पलीफाई करने के लिए और साथ में उसको सर्वाइव करने के लिए काफी ज्यादा बेनिफिट्स देने वाली है। तो हम तो एपिसोड के एंड तक देखने वाले हैं। अब दिखा देता बूम, फिर से धमाका होता है। इस धमाके से लूफिन बहुत दूर जाकर गिरता है, लेकिन इससे लूफिन को घंटा फर्क नहीं पड़ता। मतलब लूफिन डैमेज तो होता है लेकिन उस पर इंजरी नहीं होता। लूफिन दूर तो जाकर फेंका चुका होता है लेकिन उसकी बॉडी पावर इतनी ज्यादा परफेक्ट होती है कि वो उस छोटे मोटे अटैक से कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे लूफिन को इंजरी तो नहीं थी, जिसके साथ हिनवान हिंगाटी का जो लीडर होता है ना वो रुकता ही नहीं है, बल्कि वो लूफिन पे बिना रुके मोमेंटम करके अटैक कर देता है और अपने हेड को टर्न करके लूफिन की तरफ देखने लगता है। अब यहाँ पे लूफिन की इस तरह को देखकर वो भी हैरान हो जाता है कि यार ये थोड़ा सा भी डैमेज क्यों नहीं हुआ। और यहाँ पे वो लूफिन की इस तरीके के पावर को देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। मतलब एक चीज होता है ना कि यार सामने वाला बंदा एक बार में मारा खत्म हो गया, उसमें मजा नहीं आता, बल्कि आप सामने वाले बंदे को मारोगे, वो उठेगा फिर से मारोगे तो उसी में आपको मजा आएगा। रियल वाली फाइट में ऐसे ही तो होती है, चाहे वो रियल लाइफ फाइट हो या फिर इन सारे एनिमे डोंगा या फिर मांगा में फाइट हो। यहाँ पे वो एक्साइटेड हो चुका था और बिना किसी हेसिटेशन के वो अपने अंदर से लाइटनिंग बोल्ट लूफिन की तरफ फोर्स करता है। जैसा कि मैंने बताया कि यार इसके अंदर लाइटनिंग बोल्ट की ही पावर्स होती है, थॉर ज्यूस इन सबके ही जैसे। अब जो सीड फोर्स होती है ना इस लाइटनिंग स्टॉर्म वो सीधे लूफिन की तरफ जाने लगती है और ये बहुत ही क्लोज रेंज से की जाती है, जिसके कारण लूफिन के पास कोई भी टाइम नहीं था रिएक्ट करने का। मतलब कि वो चाहकर भी डॉज नहीं कर सकता था। लाइटनिंग की स्पीड ऑलरेडी लाइट की स्पीड से मिलियंस ऑफ टाइम्स फास्टर होती है, जिसके साथ यहाँ पे लूफिन पे फिर से अटैक होती है। और यहाँ पे हिनवान हिंगाटी अपने क्लॉ से भी अटैक कर देता है। लाइटिंग से तो अटैक किया ही बल्कि वो अपने क्लॉ से भी अटैक कर देता है ताकि वो उसको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर सके।
अब इस पावर को देखकर लूफेंग ऑलरेडी काफी ज्यादा शॉक हो चुका है। लूफेंग तो बच नहीं पा रहा, लूफेंग के और उस पावर से आके टकराता बैंग बैंग, वहां पे और भी बहुत बड़ा धमाका होता है। कंपेयर किया जाए प्रीवियस अटैक से तो वहां पे लूफेंग पे स्क्रैच आया था, तो यहाँ पर लूफेंग पे 10 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्गर फोर्स से अटैक किया गया था और ये अटैक सच में काफी ज्यादा पावरफुल होती है। अब यहाँ पे जो लूफेंग पे इमेंस इम्पैक्ट लगी थी वो लूफेंग के दिल तक चली जाती है और इसकी अनडाइंग ब्लडी सी बॉडी उतने ओवरवेलमिंग फोर्स को सह नहीं पा रही होती है। इसके कारण उसकी जो फिजिकल बॉडी होती है ना वो टूटना शुरू हो जाती है। जैसे कांच को तोड़ोगे तो उसमें क्रैक पड़ने लगता है ना, वैसे ही लूफेंग की बॉडी के साथ होने लगी थी। लूफेंग की बॉडी क्रैक होने लगी थी और इस क्रशिंग फोर्स के अंदर लूफेंग का सिर्फ एक ही चॉइस था कि वो अपने बॉडी को डिटोनेट करे और अपने आप को एंडलेस सी ऑफ ब्लड के अंदर ट्रांसफॉर्म कर ले, जो कि वही अपने आप को हमेशा उसी डोमेन की तरह क्रिएट करके वही सारे प्लान्स के बारे में यहाँ पे दिखाया जा रहा होता है। यहाँ पे लूफेंग ये अच्छे तरीके से जानता है कि जिस हिसाब से वो बंदा वो बेस्ट लूफेंग पे अटैक कर रहा, मुझ पर अटैक कर रहा ना, मैं बचने वाला नहीं हूँ। यहाँ पे वो क्या था कि अगर देखा जाए तो मैं अपनी इमॉर्टल हार्ट के पावर्स को भी क्यों ना लूँ, मैं फिर भी ह्यूनवान हिंगाटी के लीडर की पावर को नहीं भी स्टैंड कर सकता हूँ। अल्दो लूफेंग इन सब पावर्स को देखकर भी काफी ज्यादा शॉक हो चुका था, लेकिन ये अनएक्सपेक्टेड भी नहीं था। मतलब लूफेंग ये अच्छे से जानता था कि यार ये लीडर है तो इसकी पावर्स तो इतनी डिवास्टेटिंग होनी ही चाहिए। अभी ह्यूनवान हिंगाटी अपने क्लान का मोस्ट डिवास्टेटिंग ट्रैम्पलिंग एबिलिटी को पोजेस करता है, इसी कारण इसके अटैक्स भी काफी ज्यादा फियरसम होते हैं। वैसे मॉन्स्टर फिजिक्स के साथ वो अपने लेवल्स के अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट माना जाता है, इसकी पावर्स इसलिए तो इतनी ज्यादा होती हैं। अब यहाँ पे अगर लूफेंग के सामने कोई लेट स्टेज गॉड एम्पर लेवल ह्यूनवान हिंगाटी होती ना तो वहां पे लूफेंग पे उतनी पावरफुल वो अटैक नहीं कर पाती। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो लेट स्टेज वाले ह्यूनवान हिंगाटी वाले लेवल्स वाले बंदे भी एक एनलाइटमेंट परफेक्शन स्टेज गॉड एम्प्रेस के थ्रेशोल्ड के नियर होते हैं। अगर यहाँ पे कोई और होती, मतलब कि लीडर के अलावा कोई और ऐसा बंदा होता है जो कि नॉर्मल में परफेक्शन गॉड एम्पर लेवल ह्यूनवान हिंगाटी तक पहुंचा होता तो उसकी इंपैक्ट तो टेरिफाइंग होती, लेकिन वो लूफेंग को इस हद तक मजबूर न कर पाती और लूफेंग अपने फॉर्म को हमेशा की तरह बना कर रखता, जैसा कि अभी लूफेंग ने अपने फॉर्म को ही चेंज कर दिया होता है उसी डोमेन ब्लड वाले में। लेकिन कोई और होता तो लूफेंग को इतना नहीं करने था। अब लूफेंग की एस्टम साथ में इमॉर्टल हार्ट और पाम रियलम उसकी पावर्स ऑलरेडी उससे लो लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म जो कि परफेक्शन गॉड एम्पर लेवल में हुए रहते होंगे ना उनसे प्रोटेक्शन देती है। और यहाँ पे वो चाहे लूफेंग हरा ना सके लेकिन फिर भी प्रोटेक्शन तो लूफेंग को मिलती है। अब देखो यहाँ पे कहने का क्या मतलब, आप लोग कंफ्यूज मत होना। देखो नॉर्मल कोई बंदा जो कि परफेक्शन गॉड एम्पर लेवल तक भी क्यों ना चला जाए वो लूफेंग को मार नहीं सकता, लेकिन जो लीडर्स होते हैं ना वो बहुत ही पावरफुल होते हैं। जैसे ह्यूनवान हिंगाटी क्लैन की लीडर की बात कर लो, लीडर वो ऐसे ही नहीं बन चुका है, वो भी परफेक्शन लेवल पे है। भले ही लूफेंग को परफेक्शन वाले मार ना सके लेकिन इस लीडर की काबिलियत काफी ज्यादा होती है, इसलिए लूफेंग की फटी पड़ी होती है कि यार मुझे कैसे भी करके यहाँ पे निकलना होगा। लूफेंग सर्वाइव तो कर गया था, लेकिन इसी चीज को देखकर ह्यूनवान हिंगाटी भी काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और कहता कि आखिरकार उसने मेरे अटैक को विथस्टैंड कैसे कर लिया, क्योंकि यूनियन सिटी के अंदर सिर्फ 3 पैलेस मास्टर ही ऐसे हैं जो कि उसे हेड ऑन हेड फाइट कर सकते हैं, उससे मैच कर सकते हैं। ऑर्डिनरी एल्डर्स की तो इतनी हिम्मत भी नहीं होगी कि वो उसके सामने खड़े हो सके, चाहे उनके पास अपनी खुद की सीक्रेट टेक्निक्स या फिर ट्रेजर्स क्यों ना हो, वो वहां से भागने की ही कोशिश करें, कभी भी हेड ऑन फाइट नहीं करेंगे। लेकिन लूफेंग की बात करें तो उसने अपने ब्लड सी बॉडी से इनहेंस कर रखा था, साथ में इमॉर्टल हार्ट को भी यूज कर रहा था और अपने एज्यूरे हेवन डिस्ट्रक्शन फॉर्मेशन डायग्राम्स तक को यूज करने लगा था, क्योंकि लूफेंग जानता था कि उसे अपना 100% देना है, वरना उसकी बॉडी गई, उसके 2 पावरफुल ट्रेजर्स गए, जो भी खरीदे वो भी गया, पैसे गए, साथ में ट्रेजर्स हंटिंग गए, मतलब बहुत बड़ा नुकसान होने वाला था। अब यहाँ पे लूफेंग इन सब के बारे में देखने लगता है और यहाँ पे लूफेंग एक चीज से स्टन हो जाता है। अब जो अटैक प्रीवियस जो लूफेंग पे लगा था ना उस अटैक से लूफेंग के बॉडी के 2% पावर्स खत्म हो जाते हैं। मतलब समझ लो कि अनडाइंग बॉडी है तो उसके अंदर 2% खत्म हो चुके थे, जिसको जॉन को लूफेंग यार पूरी तरीके से हैरान हो चुका था कि यार क्या ऐसा कैसे हो सकता है, एक ही अटैक में 2% को कैसे खत्म कर सकता है। अब यहाँ पे लूफेंग शॉक तो था, लेकिन लूफेंग अपने आप को काउंटर अटैक करने लगता है। मतलब कोई और बंदा होता तो वहां से भागने की
प्लानिंग करता, लेकिन लू फेंग कहता है कि यार मैं मरूंगा तो तुमसे लड़कर मरूंगा, जिसके साथ वो काउंटर अटैक भी करता है, अपने उसी फ्यूरी क्लॉ से उसके ऊपर अटैक कर देता है। अब यहाँ पे हिनवन हिंगाटी के पास भी कोई ऐसा चांस नहीं था कि वो रिएक्ट कर सके, और वो ऑलरेडी क्लॉ की अटैक थी वो उसके बेली के ऊपर जाकर लग जाती है और वहां पे क्रैक होने लगती है। अब लू फेंग ने जो अपनी लाइफ एंड डेथ की फुल अंडरस्टैंडिंग वाली पावर्स होती है उसका यूज इस पाल्म वर्ल्ड के अंदर किया था। इसको यूज करके उसने उसके बेली पे अटैक किया होता है। अब लू फेंग यहाँ पे अपने पावर्स को सप्रेस नहीं करता, क्योंकि वो जानता था कि यार कैसे भी करके मुझे यहाँ से निकलना है, इसलिए वो अपने फुल पावर्स को यहाँ पे यूज किया था। अब जो क्लॉ होती है, जो शार्प ब्लेड्स होते हैं, उसे अनडाइंग ब्लड सी बॉडी के द्वारा भी रीइंफोर्समेंट किया गया था, उसकी पावर्स को भी उसमें डाला गया था और साथ में उसके अंदर और भी एनर्जी डाल दी गई थी, जो कि अभी तक का कह सकते हो कि लू फेंग का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक होता है। मतलब ये अटैक लू फेंग का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक होता है, क्योंकि वो अपना 100% दे रहा होता है। जैसे ही वो उस पर अटैक करता है ना, लू फेंग को ये विश्वास था कि इसका जो स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक है वो इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो किसी सेमी ह्यूमन लेवल एक्सपर्ट को भी थ्रेटन कर सकता है। अब यहाँ पे वो अटैक इतनी फास्ट होती ना कि वहां पे जो हिनवन हिंगाटी का लीडर होता है ना, उसके पास कोई चांस नहीं था डॉज करने का, या फिर ये भी कहा जा सकता है कि हिनवन हिंगाटी डॉज तो कर सकता था लेकिन वो डॉज नहीं करता, क्योंकि उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता अपने लू फेंग की इस पावर से। उसे ये चीज पता था कि सामने वाला बंदा मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है, इसके छोटे मोटे अटैक मुझ पे काम ही नहीं करने वाले हैं। अब यहाँ पे लू फेंग उस पर अटैक कर चुका था, ये पावर बहुत ज्यादा होती है और जो 5 रेजेस शार्प टॉर्न्स होते हैं ना, वो उसके लाइट कलर स्केल्स में पियर्स करने लग जाते हैं, उसको भेदने लग जाते हैं। अब देखो हिनवन हिंगाटी है ना, उसके ऊपर लेयर्स बने हुए थे स्केल्स को, जो कि लू फेंग को पहले तोड़ देंगे तभी वो उसको हार्म कर पाएगा। अब यहाँ पे हमें ये बताया जाता है कि 9 रिवर होली रेलम के रिकॉर्ड्स के अनुसार से हिनवन हिंगाटी क्लैन के अंदर जनरली हंड्रेड्स ऑफ लेयर्स होते हैं उसके ऊपर, जो कि कह सकता हूँ कि नॉर्मल बंदों की बात की जा रही है, लेकिन जो पावरफुल लीडर्स होते हैं तो इनके अंदर और भी लेयर्स मौजूद हो सकते हैं, तो इसके अंदर नियरली 200-300 लेयर्स हो सकते हैं। यहाँ पे लू फेंग क्या था कि यार इन सब के अंदर ऑलरेडी हंड्रेड्स ऑफ लेयर्स मौजूद होते, लेकिन मैं बेयरली अपने फुल स्ट्राइक से भी इसके सिर्फ और सिर्फ 2 लेयर्स को डिस्ट्रॉय कर पाया हम। मतलब ये ना बहुत सी शॉकिंग सी बात होती है। लू फेंग ने अपने फुल पावर अटैक का यूज किया था, लेकिन फिर भी वो उस बीस्ट के सिर्फ 2 लेयर्स को क्रैक कर पाया था। मतलब उसके 100% डिफेंसिव फोर्स में से मान सकता है कि 0.5% ही डिफेंसिव फोर्स को वो ब्रेक थ्रू कर पाया होता है, जिसको देखकर लू फेंग की यार फट सी जाती है। उसे विश्वास नहीं होता कि आखिरकार कैसे हो सकता है, मैंने अपनी फुल पावर्स को इस स्ट्राइक के अंदर रखा था, लेकिन इन सब के बावजूद मैं उसके सिर्फ 2 लेयर्स के स्केल्स को तोड़ पाया हूं, ये कैसे हो सकता है। और इस मोमेंट पे लू फेंग को ये अंदाजा हो जाता है कि आखिरकार क्यों इन्हें इतना टेरिफाइंग माना जाता है। ये सभी नेचुरल ह्यूमन बीइंग्स इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं, उनके लीडर्स की कॉम्बैट एबिलिटी, डिफेंसिव फॉर्मेशंस था और भी जहाँ खतरनाक होती है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है उस हिनवन हिंगाटी बीस्ट को, जो कि थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है। मतलब कि उसने डॉज नहीं किया था लू फेंग के अटैक को, क्योंकि वो उसे घंटा कुछ नहीं समझता था। उसे यकीन था कि ये उसके एक लेयर्स तक को ब्रेक नहीं कर पाएगा, उसमें क्रैक तक नहीं ले पाएगा, लेकिन जैसे उस पे लगा तो उसके 2 लेयर्स ऑफ जो प्रोटेक्शन थे वो टूट चुकी थी, जिसको जानकर वो हैरान हो गया था कि आखिरकार ये बंदा कर कैसा सकता है, इतना कमजोर तुच्छ प्राणी, इसमें इतनी पावर्स कहां से आ गई। अब यहाँ पे उसकी आउटर स्केल्स तो टूट चुकी थी, लेकिन उसके अंदर की बॉडी के अंदर थंडर एनर्जी होते हैं, जो कि धीरे धीरे उसके स्केल्स को डैमेज से उसको रिपेयर करना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पे बीस्ट को आ जाता है ना काफी ज्यादा गुस्सा, वो दहाड़ मारने लगता है और उसकी जो दहाड़ होती है उस बैटल फील्ड में गूंजने लगती है। अब ये शेयर फोर्स होती है ना, वो 4 डायरेक्शंस में जाने लगती है और इसी फोर्स के कारण लू फेंग के ऊपर भी एक एंडलेस प्रेशर बनने लगता है, जो कि उसके सरफेस लेयर्स को भी तोड़ने लगा था। अब ये शॉकवेव जो होता है ना, वो मेंटल शॉकवेव कह सकते हो, वो लू फेंग पे अटैक कर दी जाती है। लेकिन हमें बताया जाता है कि लू फेंग ऑलरेडी अर्ली स्टेज गॉड एम्पायर डॉ ऑफ लाइफ एंड डेथ रियलम में एंटर करने के साथ ही उसकी मेंटल फॉर्चुनेट भी ऑलरेडी परफेक्शन गॉड एम्पायर लेवल तक ब्रेक थ्रू कर चुकी थी। मतलब उसकी मेंटल पावर ऑलरेडी परफेक्ट लेवल गॉड एम्पायर में कदम रख चुकी थी, भले ही वो पीक में ना गई हो,
लेकिन ऑलरेडी वो उसके अंदर एंटर कर चुकी थी यार। उसका अटैक लू फेंग को घंटा कुछ नहीं करने वाला था। लू फेंग बड़ी आसानी से उसको सह लेता है। अब यहाँ पे लू फेंग की इतनी पावरफुल माइंड थी, साथ में लू फेंग के पास ली वन टेक्निक थी जो कि समझ सकते हो ना कितनी पावरफुल थी। और जिसके साथ लू फेंग के पास ट्रांसेंडेंट विल टेक्निक की भी अंडरस्टैंडिंग थी, जिसके कारण लू फेंग को आसानी से उस दहाड़ को एंड्योर कर लेता है। और वहां पे हमें दिखाया जाता है कि इस चीज के कारण बैंग 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 रात भर वो सारी बात होने लगती है और वहां पे ऐसे ही ब्लास्ट होने लगती है, जिसके साथ वो हिनवान हिंगाटी अपने लू फेंग की तरफ चार्ज करने लगता है। क्योंकि सोल अटैक के बाद यही किया जाता है कि एनिमी को स्टन कर उस पर अटैक करके उसको खत्म कर दो। वो उसने सोचा कि यार लू फेंग तो स्टन हो चुका होगा, उस पर चलो यार अटैक करके उसको खत्म कर देते हैं। जिसके साथ वो वहां पे अपने सी ऑफ ब्लड्स को यूज करके उसको मारने लगता है। यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो भी कहाँ रुकने वाला था, लू फेंग भी अपने पावर्स को यूज करके उसको डॉज करने लगता है। अब यहाँ पे वो बंदा वो बेस्ट अपने लू फेंग पे अटैक करने लगता है, बहुत ही पावरफुल अटैक करने लगता है। वहां पे उसके 50 to 60% फोर्स को भी यूज कर रहा था, मतलब ये बेस्ट अभी भी 100% नहीं दे रहा होता है। अब यहाँ पे लू फेंग उससे बहुत ही मुश्किल से बच रहा था। बम 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 हर एक जगह धमाके हो रहे थे और या फिर लू फेंग बहुत ही खतरों में आ चुका होता। ये इंपैक्ट इतनी ज्यादा पावरफुल हो चुकी थी कि वहां के स्पेसेस तक क्रैक होना शुरू हो चुके हुए थे। हिनवान हिंगाटी लीडर पूरी तरह से बैटलफील्ड में रैम्पेज में आ चुका था। लू फेंग अपने ब्लड ऑफ सी को पूरी तरह से खोता जा रहा होता है और कुछ ही मिनट्स में उसने ऑलरेडी 30% एनर्जी को खो दिया होता है। मतलब कुछ ही देर अभी बीते होते लू फेंग ने इतने पावर्स को खो दिया होता है जो कि बहुत बहुत ज्यादा होती है। जिसके साथ यहाँ पे लू फेंग अपने सीओ ब्लड हेवन एंड अर्थ को यूज करता। सडनली सीओ ब्लड के अंदर से एक ओवरवेलमिंग सर्ज ऑफ पावर्स निकलना शुरू करती जो कि वहां के पूरे बैटलफील्ड को एक ब्लड कलर हेज के अंदर तब्दील कर देती। मतलब लू फेंग कह सकता कि अभी अपने ब्लड कलर के डोमेन को यूज कर रहा होता है। जैसे ये सब चीजें होती हैं सराउंडिंग की एरिया पूरी तरह से कह सकते हो बदल जाती है। वहां की हेवंस एंड अर्थ पूरी की पूरी ब्लड रेड वॉइड के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाती है और ये पूरी की पूरी जगह एक एजूरे हेवन में ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाती है। और कह सकते हैं कि लू फेंग ने जो बनाया वो एक डोमेन है, जिस डोमेन के अंदर हिनवान हिंगाटी लीडर अभी ट्रैप हो चुका होता है। वो ट्रैप होने के साथ बाहर कुछ नहीं देख पाएगा। मतलब कि ये समझ लो कि आपको किसी एक रेड डोमेन के अंदर कैद कर दिया गया तो आप बाहर थोड़ी ना देख सकते हो। वैसे इस अजूरे हिनवान हिंगाटी के साथ भी हुआ था, उसे भी अंदर की तरह ट्रैप कर दिया गया होता है। अब जैसे लू फेंग अपनी इस पावर को यूज करके उन सबको ट्रैप करता है, लू फेंग के पास यही एक चांस होता है और क्या था कि यही मेरा चांस है, चलो भागते हैं। और जैसे ही लू फेंग वहां पे भागता है वो निकलने लगता है। वहां पे लू फेंग एक क्लोन्स को नहीं बल्कि अपने 3 क्लोन्स बना के वहां से अलग अलग डायरेक्शंस में भागने लगता है। 2 क्लोन्स ऐसे थे जो कि नॉर्मल थे, वीक थे, और अपना मेन क्लोन वहां से निकलने लगता है अपने सारे टॉयज को लेकर और वहां पे वो भागने लगता है। अब हर एक क्लोन अपनी डिफरेंट सीक्रेट टेक्निक्स को एक्टिवेट करते हैं जो कि उनके स्पीड को एक एब्सोल्यूट लिमिट तक ले जाके पुश ओवर करने लगते हैं। याद रखना यहाँ पे इन सब की स्पीड कोई एक लाइट ईयर मतलब लाइट ईयर्स में भी नहीं नापी जा सकती। इन सब की स्पीड बहुत बहुत ज़्यादा है। ये ट्रिलियंस ऑफ किलोमीटर्स को एक सेकंड मतलब पलक झपकते पास कर सकते हैं, उससे भी ऊपर क्वाड्रिलियंस के स्पीड में ये फ्लाई करते हैं। इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन यहाँ का एरिया भी बहुत बड़ी है जिसके कारण इनकी स्पीड उस एरिया के मुकाबले कुछ भी नहीं मानी जा सकती है। इसी के साथ हमें हिनवान हिंगाटी बीस्ट को दिखाया जाता है जो कि उसी डोमेन के अंदर ट्रैप हो चुका था। वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ पे ट्रैप करने की, और वो अपने बॉडी को बड़ा करने लगता है और उसने अपने अजूरे हेवन जो कि डोमेन बनी हुई थी उसके आधे साइज तक कर लेता है। मतलब कि समझ लो कि अपना एक अर्थ जितना बड़ा एक डोमेन बना हुआ है, तो वो हिनवान हिंगाटी बीस्ट अपने को अर्थ से आधा जितना बड़ा कर लेता है। उसी के साथ वो अपने ऊपर जो सींग होते हैं ना उनको यूज करके वो सामने की तरफ अटैक करता है। इस अटैक से इतनी पावर निकलती कि वो उस डोमेन ब्लड के डोमेन को आसानी से तोड़ सकती है। अब आप लोग कंफ्यूज मत हो ना, मैं इस सारे लिवर ब्लड को ब्लड रिवर डोमेन ही कह रहा हूं क्योंकि वो डोमेन की तरह यूज हो रहे हैं। जिसके साथ वो आगे बढ़ता है तो स्लैश करके वो उसको तोड़ देता है और सामने की तरफ रास्ता बनाता है। अब ये अटैक सच में काफी ज्यादा टेरिफाइंग होती है। अभी हिनवान हिंगाटी बाहर की तरफ निकलता है और सामने वो देखता है कि क्या
3 क्लोन्स बन के भाग रहे हैं और वो उन तीनों पे लॉक कर देता है। मतलब वो एनिमी चाहे कहीं में भाग जाए वो उसको आराम से रिलेट कर सकता है। यहाँ पे वो कहता कि क्या तुम यहाँ से भागना चाहते हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। और इसके अंदर से बहुत ही पावरफुल एनर्जी निकलना शुरू हो जाती है। बूम, एक ही फ्लैश में वहाँ पे 3 डिवास्टेटिंग थंडरबोल्ट्स स्काई से आना शुरू करती हैं और वो तीनों थंडरबोल्ट्स लू फेंग के तीनों क्लोन्स को टारगेट करती है जो कि बहुत दूर तक निकल चुके थे। लेकिन मैंने कहा ना कि यहाँ पे दूरियां बहुत कम होती है। यहाँ पे वो तीनों क्लोन्स पे एक एक करके अटैक होती है। क्रैक क्रैक क्रैक, वहाँ पे बोल्ट उन तीनों पे अटैक होती है, जिनमें से जो 2 क्लोन्स होते हैं ना जो कि वीक होते हैं वो इजिली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और वहाँ पे जो एक बचता है जो कि मेन क्लोन था वो उसको विथस्टैंड कर देता है। वो आगे की तरफ भागना शुरू करता है। लेकिन यार अपना जो हिनवान हिंगाटी है वो भी थोड़ी ना उसको छोड़ने वाला था। वो भी लू फेंग को खरीद कर मारना चाहता था। लेकिन लू फेंग भी अपनी जान को बचाना चाहता था। वो निकलने लगता है और अपने एक सर्वाइविंग क्लोन्स को एक फ्लाइंग वेसल्स के अंदर डालकर उसको फुल स्पीड में एक्सेलरेट करके भगाने लगता है। यहाँ पे लू फेंग की फट पड़ी थी क्योंकि यार लू फेंग अपने शिप में भागने की कोशिश कर रहा था। लेकिन यार वो हिनवान हिंगाटी कहाँ छोड़ने वाला था उसको, वो उस पर अटैक कर देता है। उसकी अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल होती है लेकिन लू फेंग काफी ज्यादा आगे था, इसलिए वो उसको खरीदने लगता है कि बच्ची कहां भाग कर जाओगे। जिसके साथ बूम, चारों तरफ धमाके होने लगते हैं। वो हर एक चीज रास्ते में आने को डिस्ट्रॉय करने लगता है। वहां पर लू फेंग की फिर से पास आ जाता है। अब इस अटैक से कह सकते हो कि लू फेंग की फिर से 1/10 एनर्जी खत्म हो जाती है। वो इंस्टेंटली एनिलेट हो जाती है। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वहां पे हेवेंस एंड अर्थ इस चीज से कांपने लगती है। हिनवान हिंगाटी की आंखें फिर से नैरो हो जाती है और लू फेंग पे अटैक करने लगती है। अब देखो यहाँ पे लू फेंग अपने शिप में फ्लाई करके आगे भाग रहा था। अभी हिनवान हिंगाटी उसके पीछे आ रहा था तो लू फेंग अपने वीकर क्लोन्स को बना कर भेज रहा था ताकि उसको डिस्ट्रॉय कर सके। वहां पे वो हिनवान हिंगाटी भी बहुत ज्यादा पावरफुल था तो वो वीकर क्लोन्स उसके सामने 1 सेकंड में नहीं टिक पा रहे होते हैं। लेकिन लू फेंग के लिए यही काफी था, वो निकल रहा होता है। यहाँ पर उन सबको मारने लगता है जिसके साथ हिनवान हिंगाटी फिर से अपने लू फेंग को कैच करने लगता है। लू फेंग अपने शिप को मैक्सिमम स्पीड में ले चुका था, उसको भगाने की कोशिश करने लगता है। लेकिन हिनवान हिंगाटी एक परफेक्शन गॉड एम्पर लेवल पे होती है। उसकी स्पीड ना बहुत ज्यादा थी। वो स्पेसशिप की स्पीड इतनी होती नहीं है कि वो अपने हिनवान हिंगाटी को आउटरन कर सके। जिसके साथ हिनवान हिंगाटी लीडर अपने स्पीड से उसके काफी ज्यादा पास आ जाता है और फिर से उस पर अटैक करता है। और सिर्फ 10 ब्रेथ्स ऑफ टाइम, जो कि कह सकता है कि 10 सांस लेने तक भी टाइम नहीं मिली थी लू फेंग के पास। लू फेंग उसके बहुत ही नजदीक आ चुका था, मतलब अपना हिनवान हिंगाटी उसके बहुत ही करीब आ चुका होता है। और इस समय तक लू फेंग को एक चीज रियलाइज हो चुकी थी, ये गूज़बम्प वाली मूवमेंट है। लू फेंग समझ चुका था कि मैं नहीं भाग सकता हूँ, ये मेरी मौत का पल आ चुका है, अब मैं मरने वाला हूँ, कुछ भी नहीं हो सकता है। इसके साथ हिनवान हिंगाटी अपने बड़े से हूफ को मतलब पंजे को उठाता है, वहां पे एक अनइमेजिनेबल फोर्सेस पे अटैक कर देता है। ये अटैक इस बीस्ट की सबसे पावरफुल अटैक कह सकते हो क्लॉ अटैक में। और लू फेंग यहाँ पे कहता है सब चीज खत्म हो गई, हर एक चीज तबाह हो गई, मैं भाग नहीं सकता, मैं अब इस अटैक के सामने सिर्फ ऐसे ही खड़ा होकर मुंह ताक सकता हूँ। मतलब यहाँ पे लू फेंग हार मान चुका है। यहाँ पे वो अटैक लू फेंग पे आके लग जाती है, जिसके साथ हमें बताया तो नहीं जाता कि यहाँ पे हुआ क्या लू फेंग की बॉडी डिस्ट्रॉय होगी, क्या उसके क्लोन साथ में डीकिंग सभी मारे गए, आप सभी को यही लग रहा होगा। लेकिन कहानी में यहीं पे एक ट्विस्ट आ जाती है। अब यहाँ पे वो जगह पे डिस्ट्रॉय हो रही थी, वहाँ पे फाइटें हो रही थी, लेकिन उसी साइड के ऊपर जो बैटल हुई थी वहां पे केओटिक एनर्जी थी, वो चारों तरफ सेटल होना शुरू करती है। तभी एक वॉयलेंट टर्बुलेंस वहां पे फैलने लगती है और जो एनर्जी थी वहां पे जो कि केओटिक फ्लो कर रही थी, मतलब बहुत ज्यादा अफरा तफरी मच चुकी थी, वो स्टेबल होना शुरू हो जाती है। अब देखो जहाँ पे फाइट हो रही है ना, वो उससे थोड़े दूर की सीन दिखा रहे होते हैं, जिसके साथ दिखाया जाता है कि वहां पे उसी वक्त वो स्टेबल हो चुकी थी हेवेंस एंड अर्थ की ऑरा। उसी के साथ वो एक एंडलेस एनर्जी जो कि यूनिवर्स में मौजूद थी, उससे एक नई फिगर का निर्माण होना शुरू करता है और स्लोली एक ह्यूमन स्प्लिट हाउस उसके अंदर इमर्ज करना शुरू करता है। तभी हमें फिर से एक और लू फेंग को दिखाया जाता है। मतलब कि जो अटैक आपने देखा वो अटैक सही था, वो अटैक सच में लू फेंग को लगी थी, लेकिन यहाँ पे कहानी में बदलाव आती है जो कि ट्विस्ट को दिखाती है। और जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि इमॉर्टल हार्ट का नाम ऐसे ही इमॉर्टल हार्ट थोड़ी ना रखा गया है, जिसके साथ लू फेंग की एक और बॉडी बनती
मिलती है। यहाँ पे असल में लू फेंग की जो बॉडी बनी थी वो उसके ट्रेजर आर्टिफैक्ट इमॉर्टल हार्ट से बनी थी। अब लू फेंग अभी एक लाइफ एंड डेथ के स्टेट के बीच में आ चुका था। लू फेंग कहा जा सकता है कि लाइफ एंड डेथ के बीच में है, नहीं वो लाइफ में है नहीं अभी डेथ में, वो उसके बीच में द्वार के खड़ा है। अब ये जो ट्रेजर्स था जो कि इमॉर्टल हार्ट थी वो असल में लू फेंग के लाइफ एंड डिस्ट्रक्शंस के साथ मर्ज हो चुकी थी, जिसके साथ लू फेंग के पास एक लाइफ प्रिजर्विंग एबिलिटी आ चुकी थी। जब तक लू फेंग का एसेंस रहेगा, मतलब जैसे कि बीस्ट को लू फेंग मारता था, बीस्ट मतलब जितने भी बीस्ट लू फेंग मारता था तो उसकी एसेंस भागने लगती थी, लेकिन लू फेंग उन सब एसेंस को डिस्ट्रॉय कर देता है। वैसे ही यहाँ पर लू फेंग की जब तक एक एसेंस की ट्रेस भी रहेगी, इमॉर्टल हार्ट के पास इतनी पावर होगी कि वो उसको नथिंगनेस से फिर से रीजनरेट कर सकता है, जो कि उसके लाइफ को फिर से लौटा सकता है। और इस इमॉर्टल हार्ट से लू फेंग की बॉडी सिंपली रीजनरेट नहीं करेगी, बल्कि उसकी बॉडी नथिंगनेस से बन जाएगी, मतलब अपने आप को नथिंगनेस बना देना। वहां पर उसकी पावर्स बहुत ज्यादा हो जाएगी, इतनी कि वो अपने आप को कह सकता हूँ ना कि वहां पे आपके सामने कोई खड़ा है लेकिन आप उसको देख नहीं सकते क्योंकि वो हवाओं में बह चुका है, वो हवा बन चुका है। वैसे यहाँ पे नथिंगनेस है, वो नथिंगनेस लू फेंग बन चुका होता है। और इस मोमेंट पे लू फेंग अभी इसी कॉस्मिक वॉइड के अंदर छिप चुका होता है और अपने आप को मर्ज कर चुका होता है। और शॉर्ट पीरियड के टाइम में लू फेंग अभी उस स्टेट में होता है जहाँ पे ना ही वो जिंदगी में है और नहीं मरा हुआ, मतलब ना ही जिंदा है ना ही मरा है, ये उसके बीच के द्वार पे है। लेकिन यहाँ पे इस स्टेट में कोई भी फ्लॉ नहीं होती है। अब यहाँ पे ये तो हो चुकी थी, आप लोग कंफ्यूज हो गए कि यार हुआ क्या, लू फेंग ऐसे कैसे कर लिया। तो समझ लो कि इमॉर्टल हार्ट की वजह से लू फेंग फिर से जिंदा हो गया था, वो बीस्ट ने उसको मार दिया होता लेकिन फिर से वो रीजनरेट कर दिया होता, जिसके कारण लू फेंग अभी इस स्टेट में आ चुका होता है। लेकिन इसके अंदर कोई भी फ्लॉज नहीं होती है। लू फेंग यहाँ पे फिर से इमर्ज हो चुका था, लू फेंग पे फिर से उस ह्यूमन हिंगाटी का अटैक हो सकता था, क्योंकि यानी बैटल फिर से ज्यादा दूर नहीं था, जिसके कारण वहां पे हमें बताया जाता है कि असल में जब लू फेंग ने अपने आप को रीजनरेट किया वहां पे वो एक नथिंगनेस बन गया, जिसके कारण वहां पे उसके कॉन्शियसनेस, उसके माइंड को कोई भी नहीं सेंस कर सकता था। अब यहाँ पे भली एनिमी पावरफुल, मतलब ह्यूमन हिंगाटी से भी ज्यादा पावरफुल एनिमी वहां पे आ जाए तो वो उसके सेंस को पोटेंशियली नाप सकता था, वो भाप सकता था कि यहाँ पर कोई चीजें मौजूद है। लेकिन अभी के मर्तबा इमॉर्टल हार्ट लू फेंग को एक हिडन स्टेट में 10 ब्रेथ्स तक टाइम तक वहां पर रोक चुका था। उसकी फिजिकल बॉडी वॉइड के अंदर कंस्ट्रक्ट होना शुरू हो जाते हैं। फाइनली लू फेंग कहता है कि मैंने फाइनली ह्यूमन हिंगाटी के लीडर को फुल अप कर दिया, उसको बेवकूफ बना दिया है। और बिना किसी सेकंड को वेस्ट किए लू फेंग अपने टियागजू मिंगटन शिप को समन करता है और अपने ये और बताया जाता है कि ये जो टियागजू मिंगटन शिप होता है ना, ये उसके वही वाटर ड्रॉपलेट जो कि उसको लू फेंग को दिए होते हैं, उस शिप बोट मास्टर ने उससे वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जिसके साथ यहाँ पे वो निकाल कर आगे भागना शुरू कर देता है। इसके साथ जैसे वो टियागजू मूवमेंट सीट के अंदर बैठता है वो अपने फुल पावर्स को यूज करके वहां से निकल जाता है, उसका वॉइड ट्रैवलिंग कैपेबिलिटीज को एक्टिवेट करके निकल जाता है, बहुत ही पावरफुल स्पीड से निकलता है, इतना कि वो ह्यूमन हिंगाटी अब चाह कर भी लू फेंग को नहीं पकड़ सकता। देखो कंफ्यूज हो रहे तो फिर से रिकैप कर देता हूँ। यहाँ पे हुआ क्या ना, लू फेंग ने उसको चकमा देने के बहाने ऐसा किया। लू फेंग को याद रखना उसके क्लोन्स 2 थे जो कि डिस्ट्रॉय हो चुके थे, उन्हीं में से लू फेंग का एक रियल क्लोन भी होता है, जिस हिसाब से यहाँ पे बताया तो नहीं गया, लेकिन ये समझ लो कि पहले भी फाइट हो चुकी थी तो वहां पे लू फेंग ने अपने इस चीज को छुपा कर रखा था। अब यहाँ पे लू फेंग अपने तीर से जो कि उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता ह्यूमन हिंगाटी, वो उसके पीछे पड़ गया था ना, तो लू फेंग उस शिप पे अटैक कर चुका होता है। अब यहाँ पे लू फेंग जो 2 क्लोन डिस्ट्रॉय हुए थे उन्हीं में से एक के पास इमॉर्टल हार्ट होगी, जिसके कारण वो फिर से वहां पे रीजनरेट करना शुरू कर दिया होगा, क्योंकि वहां पे ह्यूमन हिंगाटी दूसरी तरफ था, लू फेंग इस तरफ था, तो इसी कारण लू फेंग के पास चांस मिल जाता है, वो शिप में बैठता है, निकल पड़ता है। देख रहे हो लू फेंग की काबिलियत कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है, जिसके साथ यहाँ पे हमें फिर से उसी सीन पे दिखाया जाता है जहाँ पे ह्यूमन हिंगाटी अपने लू फेंग पे अटैक कर दिया होता है। जैसे ही वो अटैक करता है खत्म, वहां पे लू फेंग मार जाता है, उसकी जो लास्ट तीसरी क्लोन थी जो कि बच निकली थी वो भी खत्म हो जाती है और ह्यूमन हिंगाटी उसी वाटर ड्रॉपलेट शिप की तरफ देखने लगती है जो कि अभी स्पेस में ड्रिफ्ट कर रही थी, जिसके साथ वो उसके ऊपर स्कैन करने लगता है कि यार इसके अंदर क्या क्या चीजें मौजूद हो सकती
जाती है। अब जैसे ही वो उसको स्कैन करता है हिनवान हिंगाटी बीस्ट की फट के चार हो जाती है। यार कैसे हो सकता है, इसके अंदर तो एक भी सिंगल ट्रेजर नहीं मौजूद है, इसके अंदर तो हिनवान लाइफ फॉर्म से नहीं मौजूद है जिसने कि उसको हंट कर रखा था। ये तो सिर्फ एक ऑर्डिनरी लेट स्टेज गॉड एम्पर फ्लाइंग वेसल है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जिसको जानकर हिनवान हिंगाटी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता कि यार ये कैसे हो सकता है। ये मूवमेंट उसके लिए काफी शर्मनाक थी। लू फेंग ने उसको चकमा देकर भाग गया था। वो काफी ज्यादा गुस्से में दौड़ने लगता है और कहता है कि ये प्रैक्टिशनर्स ये तो बहुत ज्यादा चालाक होते हैं। अब यहाँ पे इन सब के पास एक रॉ पावर्स होती है। यहाँ पे हिनवान हिंगाटी ने भी लू फेंग जैसे कई सारे प्रैक्टिशनर से सामना कर रखा है जो कि उनको हेड ऑन तो फाइट नहीं कर सकते, लेकिन उनके पास ऐसे ऑलरेडी मिस्टीरियस एस्केप टेक्निक होती है जिससे कि वो भाग चलता है। लू फेंग भी फाइनली इसी मिस्टीरियस एस्केप टेक्निक को लेकर भागा था। देखो लू फेंग को हम अच्छे से जानते हैं, लू फेंग फिर से यहाँ पे आएगा। मुझे यकीन है कि कुछ चैप्टर्स बाद लू फेंग फिर से अपने आप को परफेक्शन या फिर लेट स्टेज या फिर क्या सकते हो कि वो अपने डाउ को लेट स्टेज ले आने के बाद इस जगह पे आकर इसको बहुत ही मारेगा। मतलब मैं कह रहा हूँ लू फेंग अपना बदला इससे जरूर लेगा, इसको दौड़ा दौड़ा कर मारेगा। अगर यहाँ पे होगा तो बहुत ही मजेदार वाली बात होने वाली, क्योंकि लू फेंग को हम लोग देखने वाले हैं फिर से। और यहाँ पे नेक्स्ट एपिसोड और भी मजेदार होने वाले, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग लू फेंग वर्सेस सारे एल्डर्स के बीच में फाइट देखने वाले हैं। देखते कि आखिरकार लू फेंग कैसे उन सबसे फाइट कर सकता है, क्योंकि लू फेंग को थोड़ी बहुत तो लॉस हुई थी। क्या लू फेंग सच में डायरेक्टली सिटी की तरफ जाएगा या फिर लू फेंग थोड़ी देर रेस्ट लेकर वहां जाएगा? मुझे लगता है डायरेक्टली सिटी तरफ जाएगा और रास्ते में जितने भी बंदे हैं ना सबको मारता हुआ आगे बढ़ जाएगा। पॉसिबिलिटी तो यही है। तब तक देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।